Hello everyone. So today our topic of discussion is capital adequacy ratio, which is a provision under the Basel norms. So this capital adequacy ratio, what does this mean? We'll discuss this with an example. Let us say there is a company and the company name is ABC Limited. We'll look at the asset liability of this company. Let us say the owner has 1 crore rupees and he bought a building with this 1 crore. So what is the asset of the company? 1 crore की building and liability जो भी ऑनर है उसने 1 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं, ये इस कंपनी की लाइबिलिटी है। अब इसके बाद इस कंपनी के लिए काफ़ी और भी क्रेडिटर्स ने लाइक शेयर मार्केट में इस कंपनी को रजिस्टर कर दिया होगा, तो काफ़ी क्रेडिटर्स ने भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा। लेट्स से कि वो 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट काफ़ी सारे क्रेडिटर्स ने यहाँ पे किया है। ये 2 करोड़ से इस कंपनी की लाइबिलिटी है बिकॉज कंपनी एक्चुअली डू नॉट ओन एनीथिंग ना, किसी ऑनर ने आके ये इन्वेस्ट कर दिया तो बिल्डिंग ली है एंड अभी जो इक्विटी है दैट इज ऑफ 2 करोड़। ये एसेट है, ये टोटल एसेट है 3 करोड़ का इस कंपनी का। एंड लाइबल किसके लिए है? ऑनर के लिए 1 करोड़ के लिए और जो क्रेडिटर्स थे उनके लिए 2 करोड़। तो अभी पॉइंट आता है कि अगर ये कंपनी एबीसी लिमिटेड किसी बैंक के पास जाती है और जाके बोलती है कि आई नीड अ लोन ऑफ 2 करोड़, तो बैंक का क्या एक्शन रहेगा? बैंक क्या इंक्वायरी करेगा इस कंपनी के बारे में और कैसे फिगर आउट करेगा कि शुड द बैंक विल नीड टू गिव द लोन टू दिस कंपनी और नॉट? तो बैंक एक चीज चेक करता है एंड दैट इज नोन एज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। उसकी हेल्प से वो चेक करेगा कि इसका रिकॉर्ड शीट कैसी है। कैपिटल एडिक्वेसी का मतलब होता है कि जो भी कैपिटल है इसकी एंड टोटल एसेट। कैपिटल का मीनिंग है कि जो ऑनर का मनी है, ऑनर का कितना मनी है, बिकॉज ऑनर का मनी इज फिक्स्ड। अगर लेट्स से कि कंपनी फेज टू वर्क इन द फ्यूचर, तो जो क्रेडिटर्स का मनी है वो तो इवन ऑनर को पे करना पड़ेगा। तो टोटल ऑनर का कितना मनी है कि किसी नॉट वर्किंग कंडीशन में अगर ये कंपनी होगी तो कैसे डील कर पाएगी, तो वो कैपिटल होती है। कैपिटल इज ओनली दैट पार्ट जो ऑनर का था, दैट इज 1 करोड़ एंड टोटल एसेट्स कितने हैं? 3 करोड़। तो सिचुएशन इज कि 1/3 है। ये बहुत अच्छा रहता कि अगर जो वो लैंडिंग की डिमांड कर सॉरी जितना वो डिमांड कर रहे हैं किसी बैंक से, वो 2 करोड़ था, अगर वो कैपिटल और वो अमाउंट इक्वल हो जाए तो बैंक के लिए अच्छा है। बैंक्स लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। बैंक्स को पता है कि अगर ये फेल भी हो रही होती है किसी केस में ये कंपनी, देन भी जो ऑनर का अमाउंट है दैट इज 1 करोड़ और उसकी हेल्प से बैंक को फाइनली अमाउंट वापस मिल जाएगा बैंक का। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि कैपिटल तो 1 ही करोड़ है और वो 2 करोड़ का लोन लेने के लिए आ रहे हैं, तो बैंक के लिए अच्छी सिचुएशन नहीं है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो नहीं फेवर कर रहा है कि लोन देना चाहिए। बट अगर हम कोई और कंपनी ले लेट से कि कोई XYZ लिमिटेड है, उसका भी हम एसेट एंड लाइबिलिटी देखें। एसेट एंड लाइबिलिटी, सो लेट्स से कि उसके केस में ऑनर का अमाउंट इज 5 करोड़ एंड दैट बिल्डिंग इज ऑफ 5 करोड़। एंड अगर क्रेडिटर्स का देखें तो लेट्स से कि क्रेडिटर्स का इज ओनली 1 करोड़ और दैट इक्विटी इज 1 करोड़। तो अगर इस सिनेरियो को हम देखेंगे और अब हम इसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो चेक करेंगे, तो कैपिटल इज 5, टोटल एसेट से 6 करोड़। और अगर ये अभी किसी बैंक के पास जाके 2 करोड़ लोन की डिमांड कर रहा है, तो बैंक विल बी विलिंग टू गिव दिस लोन बिकॉज बैंक को पता है कि उसका कंपनी का कैपिटल एसेट ही इतना है कि इजीली उसको रिफंड हो जाएगा अमाउंट। इन अगर फेल भी हो जाती है कंपनी तो भी मिल जाएगा। तो यही बेसल नॉर्म्स में बोला गया था कि पहले चेक करने के लिए कैपिटल जो भी है उस कंपनी के पास, उस कैपिटल को इंक्वायर करने के लिए, ताकि फ्यूचर में कोई इशू ना आए। अब हम एक और टर्म होती है जिसके अंदर हम रिस्क वेटेड एसेट देखते हैं। एसेट तो हम भी देख ही रहे थे, लेकिन अगर हम रिस्क वेटेड एसेट देखें, मतलब जो एसेट हैं उनमें भी रिस्क कितना है। तो
एक्चुअली डिपेंड्स ना, लेट्स से कि रिलायंस की हम बात करें या फिर वोडाफोन की बात करें, तो जो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं उन कंपनी में रिस्क ज़्यादा होगा। तो लेट्स से कि एक तरफ हम रिलायंस की बैंक शीट तैयार कर रहे हैं कि एसेट है और लाइबिलिटी, और एक तरफ हम जियो की तैयार कर रहे हैं, तो जियो इज नाउ एज पर द मार्केट नाउ वर्किंग इन अ गुड कंडीशन। सो इनका अगर हम ऑनर का अमाउंट देखें, लेट्स से कि 1 करोड़ है और 1 करोड़ का उनका जो भी इन्वेस्टमेंट है, बाकी क्रेडिटर्स का है एंड क्रेडिटर्स का से 2 करोड़, इधर भी 2 करोड़ इक्विटी जो उनका एसेट है। रिलायंस में ऑनर का अमाउंट अभी कम है, लेट्स से कि इट इज़ 1 करोड़, लेट्स से 1 करोड़ बिल्डिंग, और जो क्रेडिटर्स का है दैट इज़ बहुत ज़्यादा 10 करोड़, और इधर इक्विटी इज 10 करोड़। इस सिचुएशन को हमने देखा। इस सिचुएशन के बाद हमें डिसाइड करना है कि रिस्क किस में ज़्यादा एसोसिएटेड है। जब हम रिस्क वेटेड एसेट निकालेंगे दैट इज कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट। अब हम रिस्क एसोसिएट करेंगे विद रिलायंस। तो रिलायंस के केस में रिस्क बहुत ज़्यादा है, लेट्स से हम परसेंटेज में दें तो इधर 50% रिस्क है और इधर 2% रिस्क है, हमने कंसिडर किया। तो वहाँ पर एसेट इज़ 1 बट आपका रिस्क इज़ 50% ऑन दैट इक्विटी 10 करोड़ वाले पे, और इधर तो बिल्डिंग इज 1 करोड़ बट 1 + 2% ही रिस्क है ऑन दैट 2 करोड़। तो इसको बैंक लोन इजीली प्रोवाइड कर देंगे बिकॉज इसको पता है कि इसका रिकॉर्ड इज गुड, दे कैन प्रोवाइड द मनी बैक टू देम। सो इस तरह से बैंक्स चेक करते हैं कि किस केस में कितना ज़्यादा रिस्क है। तो बैंक्स विल एग्जामाइन रिस्क ऑफ द एसेट्स, जो भी उनके पास एसेट्स होंगे। तो इसके पास ये भी एसेट थे और ये भी एसेट थे, एसेट काफ़ी हैं बट एसेट से एसोसिएटेड रिस्क बहुत ज़्यादा है, कंपनी के वर्किंग रहने की चांसेस कम है। तो अकॉर्डिंगली डिसाइड करना होता है कि लोन शुड बी प्रोवाइडेड और नॉट। मतलब ये चेक करना होता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो वापस मिल जाएगा। नेक्स्ट एक और केस होता है जिसमें से कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड, और उसका भी हम वही एसेट लाइबिलिटी बनाएंगे। एंड लाइबिलिटी इज जो भी ऑनर का से 1 करोड़ उसकी बिल्डिंग है, एंड क्रेडिटर्स का भी कुछ अमाउंट है, एंड क्रेडिटर्स का से 2 करोड़ है। इट मीन्स ये इक्विटी जो हो जाएगी दैट इज 2 करोड़। तो इस तरह से ये अमाउंट टोटल हो जाता है। अभी ये होता है कि इस कंपनी ने कुछ बॉन्ड्स इशू किए हैं। सो अब बॉन्ड्स उसकी लाइबिलिटी है 2 करोड़, एंड उसकी वजह से उसको कुछ कैश मिला है 2 करोड़। तो अगर कोई कंपनी बॉन्ड्स इशू करती है तो सबसे पहले जब भी ये कंपनी फेल होगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल या तो मनी ऑनर का है, और ऑनर सबसे पहले बॉन्ड होल्डर्स को प्रोवाइड करता है, क्रेडिटर्स को बाद में रिटर्न दिया जाता है। तो बैंक्स इसमें और कम विलिंग हो जाएंगे देने के लिए बिकॉज यहाँ पर बॉन्ड होल्डर्स भी हैं। अगर बॉन्ड होल्डर्स होते हैं तो फर्स्टली बॉन्ड होल्डर्स को रिटर्न प्रोवाइड किया जाता है। रिस्क वेटेड एसेट में बॉन्ड होल्डर्स को पहले दे दिया जाएगा तो और रिस्क यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड कैपिटल भी है। तो अभी जब हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो फाइंड आउट करेंगे जो बैंक्स को फाइंड करना होता है, उसके अंदर ये होता है कि अभी आपको इक्विटी देखनी है, इक्विटी कैपिटल कितनी है प्लस बॉन्ड कैपिटल कितनी है। तो बॉन्ड कैपिटल यहाँ पे कैसे वर्क करती है, 1 2 एंड इधर बॉन्ड्स भी 2 करोड़, तो 1 करोड़ 2 करोड़ प्लस 2 करोड़। तो ये एज ए कैपिटल वर्क करती है, बॉन्ड्स जो होते हैं वो एज ए कैपिटल वर्क करते हैं। क्या अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में भी रहा था कि जो गवर्नमेंट ने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को सॉल्व करने के लिए एक प्रोविजन कुछ यूज़ किया था, जिसमें गवर्नमेंट क्या कर रही थी ना कि जो बैंक्स होते हैं उन बैंक्स को बोलेगी कि गवर्नमेंट के जो भी बॉन्ड्स हैं उनको बैंक्स बाय कर ले और इसके बदले में गवर्नमेंट को कुछ अमाउंट दे देगी।
लेट्स से 1 करोड़ अमाउंट दे दिया। अब इस 1 करोड़ अमाउंट को फर्दर गवर्नमेंट एज एन ओनर इन्वेस्ट कर देंगे। सो जिसकी हेल्प से जो ऑनर का अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा और उस बैंक के फेल होने की चांसेस थोड़ी कम हो जाएंगी। क्योंकि उस बैंक के पास ऑनर का अमाउंट काफी ज्यादा होगा। गवर्नमेंट पूरा रिस्क अपने ऊपर ले लिया। जो भी ऑनर होता है उसके पास पूरा रिस्क होता है किसी कंपनी का, किसी बैंक का। तो अगर हम एसेट लाइबिलिटी प्रिपेयर करेंगे उस बैंक का, लेट्स से ये कोई एक्स बैंक है, इस बैंक के अंदर गवर्नमेंट ने पहले बोला है कि गवर्नमेंट के बॉन्ड आप बाय करो, तो बैंक ने गवर्नमेंट के बॉन्ड्स बाय किए हैं एंड उसके बाद उससे कुछ अमाउंट मिला है गवर्नमेंट को। लेट्स से 1 करोड़ के बॉन्ड्स बाय किए थे, उन 1 करोड़ को एज एन ऑनर गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर देगी इन दी बैंक। तो हम एसेट लाइबिलिटी में देखेंगे ऑनर का अमाउंट था से 1 करोड़। अब 1 करोड़ कहीं भी इन्वेस्ट किए हैं, दैट्स से इन बिल्डिंग। फिर क्या हुआ है कि बॉन्ड्स इशू किए हैं, आरबीआई के बॉन्ड्स इन्होंने बाय कर लिए हैं, दैट इज 1 करोड़, और उसको एज अ लोन लिया गया है बिकॉज वो अमाउंट ऑलरेडी था नहीं उनके पास। और कुछ क्रेडिटर्स का कितना अमाउंट है, लेट्स से इट इज 2 करोड़। तो ये 2 करोड़ हमारी इक्विटी हो जाएगी। तो इसकी हेल्प से ये जो बॉन्ड्स वाला जो अमाउंट था इसको यूज करके यहाँ पर गवर्नमेंट ने एज एन ऑनर ऐड करा दिया 1 करोड़। वो इधर भी ऐड हो जाएगा 1 करोड़। सो अभी जो रिस्क एसोसिएटेड होगा इस बैंक से वो गवर्नमेंट ने खुद अपने ऊपर लिया है। तो अभी रिस्क में जो बैंक का एक्चुअल ओनर है वो भी है और गवर्नमेंट भी इंक्लूडेड रहेगी। गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स इशू करा के उसी कैश को लिया, उसी कैश को फर्दर फिर इन्वेस्ट किया। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।